मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम चैप्टर फर्स्ट से 1.2 पढ़ेंगे। इसका नाम है नर्मदा का उद्गम स्थल। नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ था? अमरकंटक। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम परिहार। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप जब वीडियो देखना स्टार्ट करें, किसी भी चैप्टर का वीडियो आप जब देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर को पहले से रीडिंग करके रखना है। अगर नहीं किया हो, वीडियो स्टॉप कर दीजिए, पहले चैप्टर रीडिंग कीजिए, उसके बाद आप उस चैप्टर को वीडियो में समझिए, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए हर चैप्टर को समझने से पहले उसका रीडिंग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर को रीडिंग कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको लेसन रीडिंग करना है। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। ओके, तो आज हम नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आज आपको देखना है। अब नर्मदा क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि नर्मदा हमारी भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी है, जो हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रवाहित होती है। और इस नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ था, इस पाठ में इसको वर्णन किया गया है कि इस पाठ में ये बताया गया है कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ था। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के दोनों के बीच में स्थित है और अमरकंटक से नर्मदा निकली हुई है और उसका वर्णन किस प्रकार यहाँ पे पाठ में किया गया है, ये आज आपको समझना है। तो जैसे जैसे मैं लेसन रीडिंग करूँ, आप साथ साथ मेरे भी बुक में रीडिंग करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे साथ में, ठीक है? इसलिए जब वीडियो देखने बैठें, चैप्टर को खोलकर रखें और साथ साथ रीडिंग के आप भी करते जाएं और समझते भी जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी, वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे, आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था, वह स्वर जड़ चेतन में नए छो की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ खोजना है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि हमको मध्य प्रदेश में अमरकंटक की यात्रा करने का मौका मिला, तो वहाँ पे कोई उत्सव मनाया जा रहा था। हम आषाढ़ के महीने में
उस उत्सव में शामिल होने के लिए गए थे। आषाढ़ के महीने में आप सभी जानते हैं कि बारिश अच्छी खासी शुरू हो जाती है और आकाश में मेघ घिर घिर कर आते थे। प्रकृति मानो जैसे नहा रही हो, ऐसा प्रतीत होता था। प्रकृति की यहाँ पे वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वनस्पति की आंखों में भी ऐसा लगता था कि सपने जाग रहे हों। आम के पेड़ों पर कोयल अपनी मधुर आवाज में लोगों को मोहित करने वाली आवाजें स्वर निकालती थी। हर जड़ चीजें जो थी वह उसमें ऐसा लगता था कि उसमें एक नया जागरण, नया जीवन प्रदान हो गया हो और प्रकृति की हर बूंद बूंद में एक उल्लास और खुशी का दृश्य दिखाई देता था। और ऐसे ही इन उल्लास की बूंदों से भरा इस अमरकंटक के दृश्य को देख करके वहां का उत्सव ऐसा लगता था मानो कि उत्सव में रस रस अमरकंटक को हम अमरकंटक में एक आनंद का रस हम देख रहे थे। और इस प्रकार पृथ्वी के महामंच पर हमको उल्लास और खुशी से भरा दृश्य हमें दिखाई देता था। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुंचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते थे। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। अब ये अमरकंटक जाने के लिए सबसे पहले पेंड्रा रोड जाना पड़ता है। पेंड्रा रोड से फिर सघन वनों से होते हुए अमरकंटक में पहुंचा जा सकता है। आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लगता था। बादल सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनियों पर टूटते, बात करते, बतरश से अरण्यावली को आद्र करते और आगे बढ़ जाते थे। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह संवेद विग्रह बड़ा सुंदर, सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। अब यहाँ पे अमरकंटक की सुंदरता का, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ बादल बहुत नीचे से दिखाई देते हैं, सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं और पहाड़, पर्वत, वहाँ के पर्वतों के शिखर हमको दूर से ही दिखाई देते हैं। और दूर से ही हमको विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दिखाई देता है। और दोनों के बीच से हमें एक और पहाड़ी दिखाई देती है जो मेकल पर्वत के नाम से जानी जाती है। मेकल पर्वत की दाई भुजा विंध्याचल कहलाती है और बाई भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। अब यही सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से जो मेकल पर्वत की जो श्रेणी निकली हुई है, वहीं से नर्मदा प्रवाहित होती है, अर्थात वहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजलि में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए है। अब ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में जो हरियाली फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने यहाँ पे हरा हुआ, प्रकृति ने अपनी हरियाली को यहाँ पे अपने में समाहित कर लिया हो और सारी प्रकृति हरी भरी दिखाई देने लगती है। दूर से दृष्टि पड़ते ही कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत, सॉरी फॉर ब्रेक। तो हम देख रहे थे कि यहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार अपनी हरियाली को लिए हुए यहाँ अपनी विराटता से सारे संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरा भरा और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। अब दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजतधार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमा चौकड़ी मची है। अब दूर से ही हमें एक रजतधार
पानी की एक धार हमको दिखाई देती है जो बहुत ऊंचाई से गिर रही है। उसे देख करके चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार की तरह हमें दिखाई देता है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास से समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की जो छिया छितौली हो रही है, अर्थात कभी बादल बाहर निकल आते हैं, कभी अंदर छिप जाते हैं। ये जो बादलों की जो छिया छितौली हो रही है, वह कभी बादल दौड़ते हुए नजर आते हैं, कभी धीरे धीरे चलते नजर आते हैं। तो ये धमा चौकड़ी जो है बादलों की, वो हमको दिखाई देती है। बादल आसमान ही से बरस रहा है। एक और मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं बलवती होने लगती हैं। यह धारा सोन की है। एक और धारा हमको जलधारा दिखाई देती है, जो पता करने पर पता चलता है कि वह धारा जो सोन की है, यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है, जो अब पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। अब हम जब ये जो सोन नद है, ये अमरकंटक का पूर्वी भाग है, जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। सोन नद है। सोन क्या है? एक नद है। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन जो है, सोन नद जो है, वह गंगा की सहायक नदियों के साथ बहता हुआ आगे जाता है और गंगा में आगे जाके मिल जाता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। दोनों ही दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है। यह जमीन का गीलापन कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोन नद जो है, वह जल प्रवाह होकर नर्मदा के साथ बहता हुआ वह समुद्र की ओर आगे बढ़ता जाता है और अपने गुणों से सारी जमीन को नम और हरियाली प्रदान करता है। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंचे, सोन की यह धार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। आंख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली और अटकती है। हम अमरकंटक के किसी भी स्थान से, किसी भी रास्ते से जब चलते फिरते जाते हैं, आड़े तिरछे रास्तों से जब चलते जाते हैं, फिर भी हमको सोन की जो धार है वह हमको दिखाई दूर से ही देती है। आंख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है, वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाता है। बारिश रुक जाती है। अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। थोड़ी छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है, लिखा है नर्मदा। चलते चलते लिखा देखते हैं सोन नदी की सुंदरता, नर्मदा नदी की प्राकृतिक शोभा, और इस प्रकार अमरकंटक की हरियाली को देखते देखते जब आगे बढ़ते हैं, एक बोर्ड पर लिखा हुआ देखते हैं नर्मदा। इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान हैं, मंदिर हैं, संतों के आश्रम हैं, कार्यालय हैं, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। टोकनियों से जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं, नारियल प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। अमर के कंठ से निकलती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे। इस प्रकार वहां की अमरकंटक की जो बसाहट है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि किस प्रकार वहाँ दुकानें हैं, मंदिर है और कार्यालय हैं। वहाँ के वनवासियों के जनजीवन किस प्रकार का है, किस प्रकार वो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानों में कोई जामुन, कोई टोकरियाँ, कोई और कुछ सामान लेकर बेचने के लिए बैठी हुई हैं।
कुछ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नारियल प्रसाद की दुकानें लगाए हुए बैठे हैं। इस प्रकार वहां का जनजीवन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब आगे देखें तो बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जलकुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणी है। स्वस्थ स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। अब आगे लेखक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां जाके चल के उन्होंने एक नर्मदा का उद्गम स्थल देखा। 11 कुंड 11 कोणीय है। स्वच्छ वहां पे शीतल जल भरा हुआ है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मंझोले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। मंदिरों में पूजन अर्चना आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा आसमुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में नर्मदा के प्रवाह होने की दिशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकलती है और आगे प्रवाहित होती जाती है। नर्मदा के जल में स्नान करने से हमारे तन मन का ताप शमन हो जाता है और एक नए पुण्य की प्राप्ति होती है। रेवा मन में शोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकली है। अब रेवा भी एक नदी है जो कि बह रही है। रेवा मन में शोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है। अब यहाँ पे रेवा के मन में शोण का विरह क्यों है, वो उस विरह की अग्नि को अपने हृदय में प्रज्वलित किए हुए अपनी गति से चल रही है। उसका स्वभाव फिर भी शीतल है। इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। इस लोक कथा को यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये लोक कथा इस प्रकार है। शोण और नर्मदा की प्रणय कथा। यहाँ पे शोण और नर्मदा की प्रणय कथा के बारे में बताया गया है। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला जो थी वो नर्मदा की एक सखी थी और नर्मदा सोनभद्र से विवाह करना चाहती थी और उनने अपनी सखी को सोनभद्र के पास अपने विवाह का संदेश लेकर भेजा। अब नर्मदा की सखी का नाम था जुहिला। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है। अब जैसे ही जुहिला सोनभद्र के पास पहुंचती है, उसके रूप पर मोहित होकर वह उसका वर्ण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। अब जब यह बात नर्मदा को पता चलती है कि जुहिला ने सोनभद्र से विवाह कर लिया है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उसके क्रोध में उसकी गति इतनी ज्यादा तीव्र हो जाती है और वह उल्टे पांव ही वापस लौटने लगती है। चट्टानों को तोड़ती। अब जब नर्मदा बहुत क्रोध में रहती है तो वह बहुत तीव्र गति से जब चलती है तो चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। अर्थात उसके अंदर इतना क्रोध हो जाता है जुहिला और सोनभद्र के प्रति कि वह अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती है और क्रोध में बहुत तेज गति से वह दौड़ती भागती आगे बढ़ती जाती है। चाहे रास्ते में कोई भी आए वह उसे उखाड़ते हुए आगे बढ़ती है। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर
अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। अब जब सोनभद्र को ये बात पता चलती है कि नर्मदा ने जुहिला को अपना प्रणय संदेश लेकर जब भेजी थी, ये बात तो उस समय सोनभद्र को पता नहीं थी, लेकिन जब बाद में जब पता चलती है तो उसे भी बहुत दुख होता है और वह भी गुस्से में आकर विरह में अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है और वो भी विरह की आग में बह निकलता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह निकलती है। इस प्रकार यहाँ पर नर्मदा और सोन का जो विरह होता है, दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं और वे लोग अलग अलग दिशाओं में बह निकलते हैं। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुल बकावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुल बकावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुल बकावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं, दृष्टि का धुंधलका छांटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रभाव गुल बकावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर ही रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर दोनों 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। अब यहाँ पर माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है, जहाँ नर्मदा और सोनभद्र जो थे वह बाल क्रीड़ा करते थे। यहाँ मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी रही है। यहाँ पे सरई के पेड़ों का बगीचा है। गुल बकावली के फूलों की यहाँ पे शोभा देखने ही मिलती है। छोटा सा जलकुंड है। इस प्रकार यहाँ का सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए है। लोक ने नदियों को कहीं मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है। परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता रहा होगा। अब यहाँ पे माई की बगिया का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि माई की बगिया में पुराने समय में जल स्रोत बहता रहा होगा और वह जलधारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड तक आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली गई होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आया। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का यह शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा में अनादि काल से प्रलय काल से जल जीवन निश्रित हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृतधार। इस प्रकार यहाँ पे नर्मदा का उद्गम बताया है कि कैसे अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकलती है और नर्मदा के जन्म होने से ही पूरे भारतवर्ष को एक नया जीवन प्रदान होता है और भारत को एक नया वरदान प्राप्त होता है। इसको हम यह कह सकते हैं कि यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को एक कृपा मिली है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृतधार है।
सोन का उद्गम है। अब सोन नद कहाँ से निकला था, उसका भी उद्गम स्थल है सोनमुड़ा नाम का जो स्थल है, वह सोन नद का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया है, पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर वह बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार से में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। अब यहाँ पे सोन नद का उद्गम स्थल, उसका वर्णन यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया है कि किस प्रकार सोन नद का उद्गम हुआ और सोन नद के आगे एक जलकुंड बना दिया गया। इस जलकुंड से निकलकर एक धारा बह निकली और बहती हुई पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई एक मोटी जलधार मिलकर सोन नद को एक स्वरूप देती है और आगे चल के वह वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रमा वासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भिड़े में से निकली है। अब यहाँ पे इसी तरह ये बताया है कि नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से परिक्रमा वासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भिड़े में से निकली है। कई लोग कहते हैं कि जैसे बांस के बहुत सारे पेड़ों के झुंड होते हैं, उसके अंदर से नर्मदा निकली। पुराने लोग कुछ इस प्रकार वहां पे बताते हैं। बड़ा हुआ यहाँ आया तो ऐसा कुछ नहीं। बांस के भिड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है। लगता है यहाँ तब आम दरख्त नहीं रही होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस के भिड़े यहाँ रहे होंगे। आजकल आप अमरकंटक जाके देखेंगे तो आपको जलकुंड जो है बने हुए हैं वह पक्के सीमेंट के बना दिए गए हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जो पानी का जो प्रवाह था वह किसी न किसी वृक्ष के नीचे से, कोई वनों के अंदर से, किसी चट्टान के अंदर से इस प्रकार निकलता हुआ प्रवाहित होते दिखाई देता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वहां पक्के जलकुंड बना दिए गए हैं। इसीलिए कहा है कि नर्मदा का उद्गम बांस के भिड़ों के अंदर से हुआ है। सभी की अलग अलग यहाँ पे विचारधारा है। कोई कहता है कि नर्मदा का उद्गम मेकर श्रेणी से हुआ है, कोई कहता है कि बांस के भिड़ों के अंदर से हुआ है। सभी की एक अलग अलग विचारधारा यहाँ पे देखने को और सुनने को मिलती है। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं होगी। तब पहले बांस के भिड़े यहाँ रहे होंगे, उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भिड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो, या प्राकृतिक स्थितियों के बदलने और बांस के वनों के कटने से बांस का भिड़ा समाप्त हो गया हो, जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। नर्मदा जीवन उत्सव का चरम और अमर फल है। हम कह सकते हैं कि नर्मदा का उद्गम कहीं से भी हुआ हो, किसी भी स्थिति में हुआ हो, लेकिन इस पृथ्वी को नर्मदा के जन्म लेने से एक नया जीवन प्रदान हुआ है। एक नई सुंदरता, एक नई हरियाली और पुण्य के भागी बनने का अवसर यहाँ पे लोगों को प्रदान हुआ है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है। किंतु अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है। अब यहाँ पे किस प्रकार नर्मदा अलग अलग तरीके से प्रवाहित होती रहती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी उछलती है, कभी बिछलती है, और इस प्रकार वह सोन के साथ में आगे बढ़ती हुई
जाती है। आगे थोड़ी दूर जाके देखें तो एक दूध धारा हमको दिखाई देती है, इतनी ऊपर से ऊंचाई से गिरती है कि वह धारा हमको दूर से दूध की धारा की तरह दिखाई देती है, इसीलिए उसका नाम दूध धारा कहा गया है। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है, उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ से ही नर्मदा का जल खंपात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। अब यहाँ पे नर्मदा को बहुत पवित्र माना गया है, उसके जल को पीकर लोग पोषित और जीवित होते हैं और उसे पवित्र की दृष्टि से देखते हुए उसकी पूजा अर्चना किया करते हैं। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री ने का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? लेखक ने किसी स्त्री से पूछा, क्या गर्मी में